हड़प्पा सभ्यता, हम सब ने इसके बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके खत्म होने के बाद आखिर हुआ क्या? सच कहूं तो हमारे इतिहास में लगभग 1000 साल का एक बहुत लंबा और रहस्यमय सा गैप आ गया था। वो बड़े बड़े शानदार शहर अचानक से कहीं गायब हो गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी नई शुरुआत को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक खास तकनीक या टेक्नोलॉजी ने प्राचीन भारत में शहरों और राज्यों की एक जबरदस्त वापसी कराई। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के अपने इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दूसरे शहरीकरण और लौह क्रांति से, फिर देखेंगे महाजनपदों का उदय और मगध की ताकत। इसके बाद हम भारत के शुरुआती गणराज्यों और आखिर में पहले भारतीय सिक्कों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं भाग 1 की तरफ, दूसरा शहरीकरण। अब देखिए, हड़प्पा के लोगों को तांबे और कांसे यानी ब्रॉन्ज की तो बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन उनके जाने के बाद जो ये नया दौर आया जिसे हम दूसरा शहरीकरण कहते हैं, वो एक पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजिकल छलांग पर टिका हुआ था। और वो छलांग क्या थी? लोहा। जी हां, आयरन। यही वो जादुई चीज थी जिसने उस 1000 साल के खालीपन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आखिर इस लोहे में ऐसा क्या खास था? यही है हमारा भाग 2, लौह क्रांति। जरा इस पैनल को ध्यान से देखिए। इसमें प्राचीन लोहारों को बहुत ही मेहनत से काम करते हुए दिखाया गया है। अगर हम दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत की बात करें, तो भारत के कई हिस्सों में लोहे को निकालने और उसे मनचाहा आकार देने की कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। और धीरे धीरे हुआ ये कि लोहा कोई लग्जरी नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन गया। देखिए, इसे ना एक कॉज एंड इफेक्ट चेन की तरह समझिए। मतलब एक चीज से दूसरी चीज कैसे जुड़ी है। जब इंसान ने लोहे पर महारत हासिल की तो इसका सीधा असर 2 चीजों पर पड़ा, हमारी खेती और हमारे हथियारों पर। कांसे के मुकाबले लोहे से बहुत भारी और मजबूत हल बने, जिससे खेती में जबरदस्त उछाल आया। और दूसरी तरफ बहुत ही हल्के और तेज धार वाले हथियार बने। तो रिजल्ट क्या निकला? बम्पर फसल और एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी। और इसी के सीधे नतीजे के तौर पर आबादी तेजी से बढ़ी और नए नए राजनीतिक गठबंधन बनने शुरू हो गए। और इन्हीं गठबंधनों से जन्म हुआ एक नई व्यवस्था का। भाग 3, महाजनपदों का उदय। ये 2 शब्द बहुत अहम हैं, जनपद और महाजनपद। जनपद असल में वो शुरुआती छोटे छोटे राज्य थे जिनका मुखिया एक राजा होता था, और ये राजा अक्सर बड़े बुजुर्गों की सभा से सलाह लेकर काम करता था। लेकिन पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये छोटे राज्य आपस में मिलकर और भी बड़े और ताकतवर हो गए, और तब ये बन गए 16 प्रमुख महाजनपद। मतलब आप इन्हें उस दौर के सुपर पावर स्टेट्स कह सकते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, अक्सर जो हमारी ज्योग्राफी होती है ना, वही हमारी किस्मत तय करती है। ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से ज्यादातर गंगा के मैदानों में ही क्यों बसे थे? इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है, वहां की उपजाऊ मिट्टी। इसी मिट्टी ने इन विशाल राज्यों को पनपने के लिए एक बहुत ही सॉलिड एग्रीकल्चरल बेस दिया। अब इन 16 सुपर स्टेट्स में से एक राज्य ने सबको पीछे छोड़ दिया। आइए देखते हैं भाग 4, मगध की शक्ति। मगध की कहानी सच में बहुत कमाल की है। मतलब आज के दक्षिण बिहार का जो इलाका है, जरा सोचिए उसके पास क्या क्या नहीं था। उपजाऊ जमीन थी, जंगलों से बेहतरीन इमारती लकड़ी मिलती थी, सेना के लिए बड़े बड़े हाथी मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात, पास की पहाड़ियों में कूट कूट के भरा हुआ लौह अयस्क यानी आयरन ओर था। अजातशत्रु जैसे जो पावरफुल राजा हुए ना, उन्होंने इन प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा जबरदस्त फायदा उठाया कि मगध पूरे उपमहाद्वीप पर छा गया। अगर हम मगध की ये सक्सेस को थोड़ा और डिकोड करें, तो ये मेनली 2 चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक तरफ लोहे के हलों ने उनके खेतों में इतना अनाज पैदा कर दिया कि उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा खाना या अधिशेष रहता था, और दूसरी तरफ उन्हीं लोहे की खदानों से निकले बेहद तेज हथियारों ने उनकी सेना को ऑलमोस्ट अजेय बना दिया। तो बेसिकली बम्पर खाना और शार्प वेपन्स, इस सटीक फॉर्मूले ने मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस दौर में सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों का ही राज नहीं था। भाग 5, भारत के प्रारंभिक गणराज्य। गणराज्य या रिपब्लिक, आज हम इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? लेकिन प्राचीन भारत के उस दौर में जहां राजा के बेटे का राजा बनना एकदम नॉर्मल बात थी, वहां ये कंसेप्ट एकदम क्रांतिकारी था।
गणराज्य शासन का वो रूप है जहां स्टेट का हेड कोई खानदानी राजा नहीं होता, बल्कि उसे बाकायदा चुना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि भारत के कुछ प्राचीन महाजनपदों में बिल्कुल यही सिस्टम चलता था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वज्जी, या जिसे हम वृज्जी महाजनपद भी कहते हैं। यहां लिच्छवी वंश का नेतृत्व तो था, लेकिन वो अकेले फैसले नहीं लेते थे। वहां सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते थे। मतलब लीडर्स को उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी मेरिट या योग्यता के आधार पर चुना जाता था। सोचिए, अलग अलग कुलों के लोग सभाओं में एक साथ बैठते थे, चर्चा करते थे और जनता की भलाई के लिए मिलकर समाधान निकालते थे। इसीलिए इतिहासकार इन्हें बहुत ही गर्व से प्रारंभिक गणराज्य कहते हैं। अब जब इतने बड़े राज्य बन रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, तो अर्थशास्त्र का भी तो बदलना तय था। भाग 6, पहले भारतीय सिक्के। जरा इन सिक्कों के डिजाइनों पर गौर कीजिए। ये हमारे भारत के सबसे पहले सिक्के हैं, जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जैसे जैसे व्यापार का जाल पूरे उपमहाद्वीप में फैला, वैसे वैसे सामान के बदले सामान वाला जो पुराना सिस्टम था ना, वो काम नहीं कर रहा था। लोगों को एक स्टैंडर्ड करेंसी चाहिए थी, और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया इन सिक्कों को, जिन्होंने पूरे व्यापारिक नेटवर्क को एक धागे में पिरो दिया। तो जाते जाते ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। लोहे की एक खोज जिसने जंगलों को साफ किया, खेती को बढ़ाया, मगध जैसे विशाल साम्राज्यों और वज्जी जैसे मॉडर्न सोच वाले गणराज्यों को खड़ा किया, और जिसने सिक्कों के जरिए व्यापार को एक नई दिशा दी। क्या आपको नहीं लगता कि आज की हमारी ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी और ग्लोबल इकोनॉमी है, इसकी नींव असल में उसी 2500 साल पुरानी नई शुरुआत में ही छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।